Hello students, today our topic is Python Pandas data frame and this lecture we are going to discuss about group by function. So till now we already discussed different features of Pandas data frame, different functions used in Python Pandas data frame, how to create data frame, how to add the columns, how to access different elements of a data frame. All these topics are already discussed in our previous video and this is very important topic, Pandas group by functions. I already discussed this topic in our previous video, but since it is very important and before going to start its practical, I just uh, uh, think that this must be revised. Because this is a very important topic. So let's start. So pandas group by function. तो pandas group by function. अब group by आपको समझते ही एक बात आपको एसक्यूएल कुछ याद आता होगा. एसक्यूएल में भी group by हम यूज़ करते थे. और ग्रुप बाई क्यों यूज़ करते थे एसक्यूएल में? ग्रुप बाई हम एसक्यूएल में इसलिए यूज़ करते थे कि अगर हमें वहाँ पर एक जो हमारा डेटा फ्रेम है, डेटाबेस है, सॉरी डेटाबेस है, उसके अंदर हमने जो टेबल बना रखी है, उस टेबल के अंदर अगर हमें कुछ रोज़ का पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ग्रुप बाई यूज़ करते थे. फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बनाई है और स्टूडेंट्स की, और उसमें स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं. कुछ ह्यूमैनिटीज़ से हैं, कुछ साइंस से हैं, कुछ कॉमर्स से हैं, और आप ये चाहते हैं उसके अंदर कि स्ट्रीम वाइज आप उसकी कैटेगरी बना लें, कितने स्टूडेंट्स किस स्ट्रीम में हैं आपके. तो आप वहाँ क्या करेंगे, ग्रुप बाई का यूज़ करके आप उसमें स्ट्रीम, मान लीजिए एक टेबल का कॉलम नेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बना सकते हैं. तो ये करते थे हम डेटाबेस के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर. आपने ये सब पढ़ा होगा, लास्ट ईयर था सिलेबस में, इस साल भी है. तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई डेटा फ्रेम में भी होता है, पांडास में भी होता है. ठीक है, तो वहाँ भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते थे, यहाँ भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं. ग्रुप बाई के साथ हमने ये कंडीशन पढ़ी थी वहाँ पर कि जब भी आप ग्रुप बाई यूज़ करोगे तो एग्रीगेट फंक्शन जरूर होगा. जैसे वहाँ पर एसक्यूएल में थे मिन मैक्स, ठीक है, और सम, ये वहाँ पर फंक्शन थे. एवरेज एक फंक्शन था, काउंट एक फंक्शन था. तो ये वहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन थे. एग्रीगेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है ना, वो आपको एक सिंगल वैल्यू आती है, एग्रीगेट होके आती है. सब निकाला आपने 5 डिफरेंट वैल्यूज़ का, तो आंसर एक आएगा आपका. ठीक है, काउंट निकाला तो टोटल नंबर ऑफ काउंट ही निकल के आएगी. मिन निकाला तो आपने मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी. तो वहाँ पर भी हम ग्रुप बाई के साथ ये कंपलसरी था हमारे कि हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करें, और यहाँ भी ऐसा ही है, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा आपको ग्रुप बाई के साथ. तो एक बात ये, तो आई थिंक अभी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हुए, कभी वो सोचते हैं कि ये ग्रुप बाई किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, पांडास के रेस्पेक्ट में पूछा गया है या इसके में पूछा गया है, आपका डेटाबेस में पूछा गया है. तो एक तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स आपके ऑलरेडी पांडास के हैं, तो समझ लीजिए ग्रुप बाई अगर पूछा गया है तो पांडास में ही पूछा गया, उसका एसक्यूएल से कोई मतलब नहीं है. दूसरी बात ये भी है कि एक डेटा फ्रेम दे रखा होगा जब ग्रुप बाई का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वहाँ पर डेटाबेस में एक टेबल दे रखी होगी. तो ये दूसरा डिफरेंस ये है आपका. तो ये याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. बहुत आसान सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ये अलग बात है, और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पांडास डेटा फ्रेम ग्रुप बाय फंक्शन यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज़. तो बोले कि इसमें हम ग्रुप को ग्रुप बनाते हैं उन रोज़ का जिसमें आपकी सेम वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, it is mostly used with aggregate function count, sum, min, max, mean to get the statistics based on one or more columns value. तो दूसरी बात जो मैंने बताई आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, ये एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ होना इसके साथ कंपलसरी है. एग्रीगेट फंक्शन कौन से यूज़ होंगे इसमें डेटा फ्रेम में? काउंट, सम, मिन, मैक्स और मीन. अच्छा, ये काउंट, सम, मिन, मैक्स तो वहाँ भी यूज़ होते थे डेटाबेस में, मीन नहीं यूज़ होता था. मीन की जगह एवरेज एक फंक्शन था वो यूज़ होता था, यहाँ मीन यूज़ होगा. थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एसक्यूएल ग्रुप बाई स्टेटमेंट. तो जो मैं कह रहा था वो पॉइंट यहाँ भी दे रखा है कि एसक्यूएल के ग्रुप बाई स्टेटमेंट की तरह ही है ये, काफ़ी हद तक, बहुत हद तक. अब इसकी अप्रोच समझ लीजिए क्या है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्प्लिट अप्लाई कंबाइन प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस को हम स्प्लिट अप्लाई कंबाइन प्रोसेस बोलते हैं. यानी पूरा प्रोसेस हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: स्प्लिट द डेटा, अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन कंबाइन द रिजल्ट. तो इसलिए इसको हम स्प्लिट अप्लाई कंबाइन बोलते हैं. कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा स्प्लिट अप्लाई कंबाइन होता है इसका प्रोसेस का पूरा नाम.
द ग्रुप बाय फंक्शन स्प्लिट द डेटा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। अब स्प्लिट का क्या मतलब है, देखिए एक क्राइटेरिया होगा आपके पास, उस क्राइटेरिया के बेस पर आप डेटा को स्प्लिट करोगे, अलग करोगे, सेपरेट करोगे। जैसे मैंने बताया ना अभी कि ह्यूमैनिटीज़ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइंस के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं, तो आप एक क्राइटेरिया क्या होगा, स्ट्रीम होगी क्राइटेरिया, उसके बेस पर आप स्प्लिट करोगे, ग्रुप बनाओगे। सेकंड पॉइंट, द एग्रीगेट फंक्शन इज अप्लाई टू ईच ऑफ द ग्रुप। उसके बाद आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, एग्रीगेट फंक्शन, कुछ ना कुछ तो अप्लाई, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो काउंट करना पड़ेगा, मिनी मैक्स कुछ तो अप्लाई करोगे आप, तो उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आता है स्प्लिट के बाद अप्लाई। अप्लाई के बाद आता है कंबाइन। द ग्रुप आर कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट द रिजल्ट ऑफ द डेटा फ्रेम। फिर उसके बाद ग्रुप्स को कंबाइंड करना पड़ेगा, सभी ग्रुप्स को जो आपने पहले स्प्लिट किया था कंबाइंड करके फिर रिजल्ट को एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में दोबारा से शो करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा फ्रेम वही रहेगा, कंबाइंड करने के बाद सेम डेटा फ्रेम मिलेगा, लेकिन उसके जो रोज का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, वो एक्चुअली डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्प्लिट अप्लाई कंबाइन प्रोसेस। समझ में आया? पहले स्प्लिट करेंगे कंडीशन के बेसिस पर, फिर हम फंक्शन अप्लाइड करेंगे, और लास्ट में फिर हम कंबाइन करेंगे, एक कॉन्क्रीट रिजल्ट बनाएंगे उसके बेसिस पर, और जिसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ग्रुप क्या बने हैं आपके। तो ये था ग्रुप बाई फंक्शन। एक प्रोग्राम देखते हैं, समझ में आएगा प्रोग्राम से आपको और अच्छी तरीके से कि ग्रुप बाई कैसे काम करता है। थ्योरी तो हमने समझ ली। एचक्यूएल में क्या था कि हमें क्वेरी टाइप करनी पड़ती थी तो फिर ग्रुप बाई होता था, लेकिन यहाँ बात इतनी आसान नहीं। पहले आपके पास एक डेटा फ्रेम होना चाहिए, तो डेटा फ्रेम होने के बाद ही आप ग्रुप बाई फंक्शन अप्लाई करोगे, तो पहले तो एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वैल्यूज़ कॉमन होनी चाहिए। ग्रुप कैसे बनेगा, तो कॉमन वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हमने क्या काम किया कि हमने काम यहाँ ये किया, सबसे पहले दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। कौन कौन सी, एक तो पांडास और दूसरी नमपाई। अब आप कहेंगे सर नमपाई की क्या ज़रूरत है? नमपाई की ज़रूरत ये है कि ये जितने फंक्शन होते हैं ना, एग्रीगेट फंक्शन, ये नमपाई लाइब्रेरी का ही पार्ट होते हैं। तो नमपाई को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम उन फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो नमपाई को भी हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना ही होगा, इसलिए फर्स्ट टू लाइन है इंपोर्ट पांडास एस पी डी, इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी। तो इन दोनों को तो कर लिया हमने इंपोर्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे हम। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। डेटा फ्रेम को क्रिएट किससे करें, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। डेटा हम लेते हैं डिक्शनरी की हेल्प से, क्योंकि बहुत आसान रहता है डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करना। ये मैं बात में आपको कई बार समझा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर केसेस में हम डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसकी एक खास वजह है, वजह ये है कि जब हम डेटा फ्रेम की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो कीज़ होती हैं वो कॉलम का काम करती हैं। ठीक है, जैसे इसमें की है नेम और वैल्यूज़ एक लिस्ट की फॉर्म में है, तो वैल्यूज़ एक से ज़्यादा जो एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, नेम आपका कॉलम का नेम बन जाएगा। क्लियर है? तो नेम देखेंगे, अमन पुनीत विशाल, अमन पुनीत विशाल, अमन पुनीत विशाल, अमन पुनीत विशाल। रिपीट हो रही है वैल्यू, कोई बात नहीं, रिपीट होनी भी चाहिए। नेम के यहाँ पर अगर हम ग्रुप बनाएं तो वो हमारा काम हो जाए वहाँ पर उस केस में, इसलिए वैल्यू रिपीट की गई है। सेकंड की देगी है एग्ज़ाम। याद रखिएगा की और वैल्यू को, वैसे तो आपको पता ही होगा डिक्शनरी है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको मेंशन किया जाता है। दूसरी बात यह है कि की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को कॉलन से सेपरेट किया जाता है। वैल्यू एक से ज़्यादा हो तो उसकी फिर हम लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, और एक की वैल्यू कॉम्बिनेशन को फिर हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो अब ये दूसरा की वैल्यू कॉम्बिनेशन है एग्ज़ाम। यहाँ देखिए ये कॉमा लग गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। एग्ज़ाम में देखिए ये की होगी एग्ज़ाम, वैल्यू होगी सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू एंड सेमेस्टर टू। ओके, यहाँ भी वैल्यू रिपीट हो रही है। फिर हमने ले लिया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगी की और वैल्यू हो जाएगी सब्जेक्ट की, जो भी लिस्ट में दे रखा है वैल्यूज़। मैथमेटिक्स, 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 साइंस, 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 मैथमेटिक्स, 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 साइंस, साइंस, साइंस। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद स्कोर, स्कोर का मतलब यहाँ पर परसेंटेज कुछ स्कोर हो जाएगी, और जो वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट की फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एक डिक्शनरी बन गई। अभी तक कुछ ग्रुप बाई का कुछ रोल नहीं है, अभी तक हम डिक्शनरी बनाई है। अभी डिक्शनरी क्रिएट हुई है तो डिक्शनरी के हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करना बाकी है अभी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अभी तो ग्रुप बाई का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ तो अभी नहीं आया है, तो देखिए ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको। आपके पास डेटा फ्रेम नहीं होगा तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम दे रखा हो और आपसे टू द पॉइंट पूछा जाए कि ग्रुप बाई फंक्शन का यूज़ करके आप ये बनाइए, तो काम बहुत आसान है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको करना है, लैब में जाना है आपको,
तो वहाँ तो ऑन पेपर आपका डेटा फ्रेम क्या बना हुआ, उसको जब तक आप पाइथन पांडास में नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आप ग्रुप बाई को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सब कुछ आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि जो एग्जाम में थ्योरी में आए तो वहाँ पर ये इतना आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना ना पड़े। हो सकता है एक डेटा फ्रेम दे रखा हो, क्रिएट करने के लिए कहे भी ना आपसे, आपसे सिर्फ ये कहे कि भाई ग्रुप बनाइए आप इस कंडीशन के बेसिस पर। तो वहाँ तो काम आपका आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो जो भी डेटा फ्रेम है आपको पहले डेटा फ्रेम प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। डेटा फ्रेम के लिए हमने डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी को अब हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम का नेम ले लिया हमने डीएफ, लिखा पी डॉट डेटा फ्रेम बन गया किसका, डी का। डी क्या है, डी है डेटा। डेटा क्या है आपका, कॉलम। डेटा है आपका, सॉरी, डिक्शनरी। उसके बाद हम कॉलम का नेम दे देंगे। कॉलम का नेम देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आप कहेंगे सर क्यों नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो कीज़ होती है ना वो ऑलरेडी कॉलम का ही काम करती हैं। लेकिन देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही वैल्यूज़ दी हैं जो जो ऑलरेडी की हैं डिक्शनरी की। कौन कौन सी, नेम है, एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट है, स्कोर है, ठीक है, वही दिए हैं। आप अवॉइड कर देंगे, नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली इतना लिख दीजिए पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी, इट इज़ सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद हम डेटा फ्रेम को यार प्रिंट करा के भी देखेंगे, ठीक है। तो एक मैसेज प्रिंट करा देंगे ताकि ये पता चले कि प्रिंट हुआ क्या है। हमने लिखा प्रिंट डेटा फ्रेम इज़ और उसके बाद प्रिंट डी एफ, तो यहाँ हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारा डेटा फ्रेम यहाँ तक हो गया प्रिंट। अभी ग्रुप बाई का रोल स्टार्ट नहीं हुआ। अभी अभी तो हमने डेटा फ्रेम बनाया था। ज़रा मैं दिखा दूँ आपको डेटा फ्रेम बनेगा क्या, तो आपको भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बनेगा डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इस करके आएगा और ये पूरा डेटा फ्रेम बन जाएगा, देख रहे हैं आप। ये बनेगा डेटा फ्रेम, बन गया। चलिए ये डेटा फ्रेम, अब ग्रुप बाई कराना है। अब ये ग्रुप बाई करना है आपको, मान लीजिए आपको ग्रुप बाई करना है नेम के बेसिस पर। ये नेम आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं ना। अमन नेम के एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, विशाल नेम के एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, पुनीत भी एक से ज़्यादा है। तो अभी आप इसमें क्या करेंगे, अभी आप इसमें एक काम कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता करना है कि भाई अमन नेम के जो एक ग्रुप बन जाए, ये नेम वाइज ग्रुप बन जाए, ठीक है। और ये पता चल जाए कि अमन का मीन स्कोर कितना है, विशाल का कितना है, पुनीत का कितना है, ये पता चल जाए आपको। तो उसके लिए तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नेम के बेसिस पर आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप ग्रुप बनाएंगे तो आपको करना क्या है, ग्रुप का निकालना क्या है, ग्रुप के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको। इन्फॉर्मेशन मुझे ये चाहिए कि जितने भी नेम है ना इसका एक ग्रुप बन जाए, एक नेम के सभी स्टूडेंट एक साथ आ जाएं और उनका मीन पता चल जाए। मुझे ये पता चल जाए कि जो अमन नेम के 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, जितने भी वटेवर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मीन स्कोर कितना है, ठीक है, ये पता चल जाए। तो एक तो ग्रुप बन जाएगा नेम के बेसिस पर और फंक्शन हो जाएगा मीन, ठीक, क्लियर। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मैसेज प्रिंट कराने से थोड़ा सा आसान रहेगा समझना चीज़ों को। स्लैश इन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर आपको जाना हो तो आप स्लैश इन कीजिए। तो स्लैश इन मीन स्कोर ऑफ स्टूडेंट, ये हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम अब ग्रुप बाई को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, अ, हमने अप्लाई करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया A1। इस पर हम इस एक नया डेटा फ्रेम जिस पर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका नेम ले लिया हमने A1। अब लिखेंगे DF। DF क्या है, हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ठीक, ओरिजिनल डेटा फ्रेम। और यहाँ ले लिया मैंने स्कोर। स्कोर पर अप्लाई करना है मुझे, स्कोर पर मुझे अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो मैंने लिखूंगा DF और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्कोर। स्कोर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखिएगा, स्ट्रिंग है। उसके बाद लगाएंगे डॉट, डॉट के बाद लगाएंगे फंक्शन। फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ग्रुप बाई। किस पे लगाना है, ग्रुप बाई, डेटा फ्रेम के कॉलम नेम पर। तो इसलिए पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे DF नेम, ठीक है। ये देखिए, तो नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनेगा आपका। और उसमें जो फंक्शन किस पे लगेगा, स्कोर पर। तो यहाँ फिर हमने लिख दिया। अब कौन सा फंक्शन लगेगा, मीन। तो हम लिखेंगे डॉट मीन। तो मीन अपना काम करेगा, मीन निकलेगा उसका एवरेज। तो आप जब प्रिंट कराएंगे इसको तो क्या होगा भाई, प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए अमन का एवरेज स्कोर ये आ गया, पुनीत का ये आ गया, विशाल का ये आ गया। ये आएगा पहला आउटपुट। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हो गया होगा।
प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, इसलिए मैंने प्रोग्राम बताया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एग्जीक्यूटिव भी करके दिखाएंगे और कुछ और टॉपिक्स भी हैं, CSV फाइल का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, मतलब आज तो सिर्फ ग्रुप बाई का डिस्कशन होगा। आगे चलें, चलिए। अब आपको मान लीजिए सम निकालना है और जो ग्रुप बनाना है वो नेम और एग्ज़ाम का बनाना है। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रुप के लिए हम 2 कॉलम यूज़ कर सकते हैं एक बार में? हम नेम और एग्ज़ाम दोनों के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएं तो क्या बन सकता है? आंसर है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है, ग्रुप बाई के साथ जहाँ पहले आपने एक कॉलम मेंशन किया था तो फिर आप यहाँ पर 2 कॉलम मेंशन कर दीजिए तो भी बन जाएगा। ये देखिए, बाकी पार्ट छोड़ दीजिए, पहले इसको समझिए। ग्रुप बाई जितने भी कॉलम है ना, कॉलम नेम पैरेंथेसिस के अंदर DF के साथ मेंशन कर दीजिए। DF के साथ इसलिए क्योंकि ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस डेटा फ्रेम का पार्ट है ये। तो DF नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर DF एग्ज़ाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो 2 कॉलम हो गए, दोनों को कॉमा से सेपरेट कर दिया यहाँ, ये देखिए। अब दोनों कॉलम के बेसिस पर ग्रुप बनेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। और ग्रुप बनेगा तो करना क्या है? करना ये है कि स्कोर का सम निकालना है। तो यहाँ पर DF डॉट स्कोर इससे पहले लिखेंगे और यहाँ बाद में फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन हो जाएगा सम। इसको प्रिंट करा देंगे, देखिए क्या होता है। ये देखिए, अब ग्रुप बनाया था नेम और एग्ज़ाम की बेसिस पर, तो नेम आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा। तो कुछ अमन जो थे सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे थे, कुछ अमन सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे थे, तो दोनों अलग अलग शो होंगे क्योंकि अब जो ग्रुप बनाया है हमने वो नेम और एग्ज़ाम का बनाया है। तो ये देखिए, अमन सेमेस्टर 1, स्कोर है सम ऑफ मार्क्स इसका 136। अमन जो सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं उनके सम ऑफ मार्क्स है 152। इसी तरीके से पनीत सेमेस्टर 1 में जो पढ़ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स पनीत नेम से, उनके मार्क्स हैं 78 और सेमेस्टर 2 में जो पढ़ रहे हैं वो है 152। विशाल जो सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं वो है 132 और विशाल जो सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं वो है 123। क्लियर? तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आई कि जब ग्रुप बाई बनाते हैं, हम ग्रुप बाई यूज़ करते हैं, तो ग्रुप बाई यूज़ करते समय आप ये याद रखिएगा, या ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉलम के बेसिस पर ही हम ग्रुप बना सकते हैं। हम एक बार में एक से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पर भी ग्रुप बना सकते हैं, जैसा कि इस केस के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ हमने एक बात नोटिस की होगी आपने कि फंक्शन का नेम सबसे लास्ट में लेते हैं। ठीक है, और जो कैलकुलेशन जिस पर करनी है, जिस कॉलम पर करनी है, उसको हम सबसे पहले देते हैं यहाँ। अब हमें थर्ड पॉइंट है हमारा, अभी फर्स्ट पॉइंट था हमारा मीन स्कोर ऑफ स्टूडेंट, हमें मीन स्कोर ऑफ स्टूडेंट निकालना था। सेकंड था हमारा, ये देखिए यहाँ पर, सम ऑफ स्कोर ग्रुप बाई नेम एंड एग्जाम, वो हमने निकाल लिया। अब थर्ड पॉइंट समझिए, ग्रुप द एंटायर डेटा फ्रेम बाई सब्जेक्ट एंड एग्जाम। तो जो पूरा डेटा फ्रेम है वो हमारा सब्जेक्ट और एग्जाम के बेसिस पर हमको ग्रुप बनाना है। फंक्शन लगाना है उसमें सम मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले मैं आपको एक डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ, पहले आप डाउट ना हो उसमें। एक कॉलम है आपका नेम, एक है एग्ज़ाम, एक है सब्जेक्ट और एक है स्कोर। 4 कॉलम है आपके पास। ठीक, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें 3 तो स्ट्रिंग है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इन तीनों में से किसी पर भी कोई एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि बात का आप करें काउंट की, सम की, मिन की, मैक्स की या मीन की, तो इन तीनों पे तो लगेगा नहीं। वो लगेगा किस पर? सिर्फ स्कोर पर लग सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसको देखिए, ज़रा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। कि यहाँ देखिए, तो मुझे ग्रुप बनाना है एक सब्जेक्ट का और एग्ज़ाम का। पिछली बार भी हमने 2 कॉलम लिए थे, इस बार भी हमने 2 कॉलम ले लिए। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस बार मैंने यहाँ DF लिखा, पिछली बार DF स्कोर लिखा था, यहाँ DF लिखा, डेटा फ्रेम का नेम लिखा, डॉट ग्रुप बाई लिखा। और ग्रुप बाई के अंदर अब मुझे DF को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि DF डॉट मैंने यहाँ लिख दिया था ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मुझे कॉलम नेम लिखने की ज़रूरत होगी, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो कॉलम नेम कौन कौन से हैं? एक है एग्ज़ाम और एक है सब्जेक्ट। एक एग्ज़ाम और एक सब्जेक्ट, 2 हो गए। ठीक, इस पर क्या करना है आपको? इस पर निकालना है आपको सम।
तो ग्रुप का जो कंडीशन हो गई वो होगी आपको ग्रुप बनाने ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम। अप्लाई क्या करना है? सम अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करोगे? किस कॉलम पर? वो तो दे नहीं रखा। तो मैंने वही बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ 4 कॉलम थे और सिर्फ एक ही पर अप्लाई हो सकता है उस केस में। और वो कौन सा है आपका? वो है स्कोर। स्कोर के अलावा कहीं अप्लाई हो नहीं सकता। सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी ले ली जिसके यहाँ पर ग्रुप बना रहे हो, नेम पर हो नहीं सकता, तो स्कोर पर ही अप्लाई होगा। तो बात यह है कि अगर आप इस केस में यहाँ उस कॉलम का नाम मेंशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्रुप तो तब भी बनेगा, फंक्शन तब भी अप्लाई होगा। अब समझो अप्लाई होगा ना, वो स्कोर पर ही अप्लाई होगा। तो वो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। df डॉट ग्रुप बाई सब्जेक्ट एग्जाम सम, इसको प्रिंट करेंगे तो आप ये देखिए आउटपुट कुछ आपका ऐसे आएगा। ये रहा आउटपुट। सब्जेक्ट और एग्ज़ाम का तो ग्रुप बनेगा और इसका इस जो हमने निकाला था, सम निकाला था, तो वो फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद यहाँ पर सम आ जाएगा सब्जेक्ट वाइज और एग्ज़ाम वाइज। जैसे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 1 में सम था 164, सेमेस्टर 2 में सम था 190। तो ये ग्रुप बन गया। ये देखिए ये कम्प्लीटली ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया। इसी तरह साइंस का सेमेस्टर 1 में था 182 और सेमेस्टर 2 में था 237। तो ये बन गया आपका ग्रुप। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये ग्रुप बन गया आपका। एक तो चीज़ ये थी, एक पॉइंट ये समझ में आ गया होगा आपको। एक मिनट। ओके, अब एक और देखते हैं पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका। कभी कभी क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर एक फंक्शन अप्लाई नहीं करना। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको कंप्लीट उसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए, यानी सभी जो उस पर कैलकुलेशन हो सकती है, टोटल रिजल्ट चाहिए आपको। टोटल से क्या मतलब है? टोटल से मतलब बता देता हूँ मैं आपको। टोटल से मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे उसका मीन चाहिए, मीन मार्क्स चाहिए, यानी एवरेज मार्क्स चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, क्वांटाइल की फॉर्म में डेटा चाहिए, 25% पर कितना है, 50% कितना है, 75% कितना है, मैक्सिमम चाहिए, यानी मिन मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये सब पूरा डेटा चाहिए। क्वांटाइल का भी डेटा चाहिए मुझे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज या जो भी आप जिसके यहाँ पर भी ग्रुप बना रहे हैं उस तरीके से। तो बजाय इस बात के कि पर्टिकुलर हम किसी एक फंक्शन को यूज़ करें, हम वहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करते हैं। इस फंक्शन का नाम है डेस्क्राइब। ग्रुप बाय के साथ डेस्क्राइब यूज़ करते हैं। तो जो डेस्क्राइब फंक्शन है ना, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है उसका। कैसे? देखिए, यहाँ लिखेंगे df a4। ठीक है, इस पर अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको अप्लाई करना है स्कोर पर, तो मैं लिखूँगा df स्कोर। ग्रुप बनाना है मुझे, सब्जेक्ट के यहाँ पर ग्रुप बनाना है। अब मेरी बात समझिएगा, अब मुझे सब्जेक्ट वाइज स्कोर के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में कितने मिनिमम मार्क्स थे, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स कितने थे, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 25% से नीचे कितने बच्चे थे, 50% से कितने नीचे बच्चे थे, और 75% से नीचे बच्चे कितने थे, जिसे हम क्वांटाइल बोलते हैं। ये चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो ये तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। सबके लिए अलग अलग फंक्शन थोड़ी ना लगाएंगे, उसके लिए सिर्फ एक फंक्शन काफ़ी है और उस फंक्शन का नाम है डेस्क्राइब। आप खाली डेस्क्राइब यूज़ कीजिए। जो अब तक आप कर रहे थे, मीन लगा रहे थे, सम लगा रहे थे, ये कर रहे थे, इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डॉट डेस्क्राइब लिख दीजिए तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। कैसे आएगा जरा मैं दिखाता हूँ। पहले उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपने ग्रुप किसके बिहाफ पर बनाया है, सब्जेक्ट के बिहाफ पर। ऑपरेशन किस कॉलम पर परफॉर्म हो रहा है, स्कोर पर। और यहाँ फंक्शन का यूज़ किया है डेस्क्राइब, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रिंट कराना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को। तो ये डेटा फ्रेम जो नया बना है इसको A4 नेम दिया गया है, तो A4 को ज़रा प्रिंट करा देंगे, फिर ज़रा देखेंगे क्या हो रहा है आउटपुट। देखिए ज़रा, ये रहा मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट आ गया मैथमेटिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 6, मीन है 59, स्टैंडर्ड डेविएशन 15.165, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 25% से नीचे, 50% से नीचे, 75% से नीचे मार्क्स कितने हैं वो सब आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से साइंस का 2 ही सब्जेक्ट थे, तो ये निकल गया आपका। तो इतने तरीके से आप ग्रुप बाई फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है
वो यूज़ हुआ है आपका क्वार्टाइल्स। तो ये जो क्वार्टाइल्स या क्वांटाइल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझ लीजिए आप। वेट अ सेकेंड। इसमें आपके 3 कैटेगरी बनती हैं। एक बनती है 50, एक बनती है 25%, एक बनती है 50% और एक बनती है 75%। ठीक है। 25% को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, 50% को बोलते हैं मीडियन और 75% बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। तो ये 3 पार्ट्स में, 3 सेगमेंट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है। ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे एक मिनट, ये सिलेबस में नहीं है, आपको अलग से निकालने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसका पता होना चाहिए आपको। तो कितना डेटा किस कैटेगरी के में बिलोंग करता है ये सिर्फ वो बताता है। तो इतना समझना काफ़ी है इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर यही डेटा आ रहा है 25%, 50% और 75%। लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। क्वार्टाइल है द वैल्यू दैट ब्रेक्स द डेटा सेट इनटू क्वार्टर्स। तो डेटा सेट को क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट क्वार्टर इज द पॉइंट बिलो विच ए क्वार्टर ऑफ द डेटा लाई। ये बताता है कि इतना परसेंट डेटा इस क्वार्टर के नीचे लाई कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर 25% का 49% लिखा हुआ आ रहा है, जैसे इस केस में कितना आ रहा है 49 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल डेटा का 49% जो है मार्क्स 25% से बिलो है, ये बता रहा है आपको। क्लियर। ऐसे ही द सेकेंड क्वार्टाइल इज द पॉइंट बिलो विच हाफ ऑफ द डेटा लाई। तो सेकंड क्वार्टाइल जिसको मीडियन बोलते हैं, तो उसका मतलब है 50% डेटा से नीचे कितना आ रहा है, तो इसको मीडियन बोलते हैं। इसको मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं। सो द सेकंड क्वार्टाइल इज द पॉइंट बिलो विच हाफ ऑफ द डेटा लाई। वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट इज द नेम ऑफ द मीडियन। इस पॉइंट को मीडियन बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। इस पॉइंट आपने सुना होगा, ये नाम सुना होगा आपने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल क्वार्टर। नेक्स्ट है द थर्ड क्वार्टर इज द पॉइंट बिलो विच 3/4 ऑफ द डेटा लाई, यानी 3/4 ऑफ डेटा जिसके नीचे लाई कर रहा है, तो वो आपका थर्ड क्वार्टाइल कहलाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट द अपर क्वार्टाइल, इसको अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो क्वांटाइल्स आर द कट पॉइंट दैट डिवाइडेड सैंपल डेटा इनटू सब ग्रुप्स। तो क्वांटाइल जो होते हैं वो एक्चुअली, यहाँ दो टर्म है, क्वार्टाइल और क्वांटाइल। तो क्वांटाइल वो कट पॉइंट हो जाते हैं जो डेटा को डिवाइड करते हैं सैंपल डेटा सेट में, सब ग्रुप्स में जो डिवाइड करते हैं उसको हम क्वांटाइल बोलते हैं। जैसे अभी इसका मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर इंस्टेंट इफ द 0.20 क्वांटाइल इक्वल टू 5, जैसे मतलब यह है कि 0.20 क्वांटाइल 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब है 20% ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है उसका 20% 5 से लेस देन है, जबकि जो 80% है उससे एबव है। क्लियर है। तो अभी ये तो होगी इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन। अब जरा इसमें देखिए आप, जैसे यहाँ लिखा है 25% 49, इसका मतलब टोटल सभी ऑब्जर्वेशन का 49% 25% इससे बिलो है। टोटल ऑब्जर्वेशन का 58% 50% से बिलो है। टोटल ऑब्जर्वेशन का 62.7% 75% से बिलो है। तो ये क्वार्टाइल की फॉर्म में भी रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम डेस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ हमें मिन मैक्स मीन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्वार्टाइल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि पार्टिकुलर एक वैल्यू या जो इसकी मीन वैल्यू उससे कितना रिजल्ट डेविएट हुआ है। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो की जाती है, दिखती है आपको। अभी ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल के कॉन्सेप्ट पहले थे सिलेबस में, अभी हटा दिया गया इनको, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ग्रुप बाई अभी भी सिलेबस के अंदर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन आता है आपको टोटल इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो फिर आप डेस्क्राइब की हेल्प से शो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, इसको एग्जीक्यूट करा के देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भी इसको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे, दिखाएंगे आपको कि आउटपुट किस तरीके से शो हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर पर बैठ के आराम से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोग्राम को लिख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर वीडियो पॉज कर दीजिएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। आपको ने नहीं लिखा है तो इसको यहीं पे पॉज किए रखिएगा अभी वीडियो को। और ये दूसरी स्लाइड है यहाँ पर।
यहाँ पर फिर से वीडियो को पॉज कर दीजिए और जो भी कंटेंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको आसानी से लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। अभी आपने नहीं लिखा है तो पॉज किए रखिएगा जब तक आप लिख ना लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।